अध्याय 91। उसे पकड़ने के लिए किसी को भेजो। अच्छी तरह आराम करें और स्वस्थ हो जाएं। आपके शरीर की नसों को अपनी मूल स्थिति में वापस आने में कुछ समय लगेगा। अकादमी की प्रतियोगिता में बाधा न डालें। ये शब्द कहकर हरीश चली गई। बिस्तर पर लेटी लवीश बेहद नाराज थी। उसके चेहरे पर आक्रोश साफ झलक रहा था। जब कमरे में केवल पिता और पुत्र ही रह गए तो किशन मुस्कुराए। मेरे बेटे, क्रोधित मत हो। क्रोधित होना और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना अच्छा नहीं है। लवीश ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे इतनी बुरी तरह अपमानित किया गया कि मैं लगभग अपनी जान गंवा बैठा। चाचा ने उस व्यक्ति को इतनी आसानी से जाने दिया। मैं सचमुच बहुत दुखी हूं। ये देखो। जैसे ही किशन ने एक मंत्र का जाप किया, हवा में एक प्रकाशमय पर्दा प्रकट हुआ। ये दृश्य विक्रम के स्पिरिट गैदरिंग पवेलियन में प्रवेश करने का था। लवीश ने उत्साह से कहा, पिताजी, आप। हे परिवार के पास एक जादुई मंत्र था जिसे ट्रैकिंग स्पेल कहा जाता था। ये किसी व्यक्ति के ठिकाने का पता लगा सकता था बिना किसी को पता चले। शक्तिशाली लोग भी इसके झांसे में आसानी से आ जाते थे। इसके फायदे और नुकसान दोनों थे, लेकिन एकमात्र कमी ये थी कि इसका असर अल्पकालिक था। हालांकि लवीश और उसके बेटे के लिए विक्रम की गतिविधियों को समझने के लिए ये काफी था। वह सचमुच बहुत दुस्साहसी है। शाओ परिवार में लौटने के बजाय वह स्पिरिट गैदरिंग पवेलियन चला गया। चिंता मत करो, मैंने उसे गला घोंटकर मारने के लिए किसी को भेज दिया है। मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। लवीश तुरंत बहुत खुश हो गया। धन्यवाद पिताजी। जब विक्रम साधना कक्ष में दाखिल हुआ तो प्रकाश का पर्दा धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी आंखों में एक द्वेषपूर्ण चमक दिखाई दी, मानो उसने विक्रम का सिर कलम किए जाने का भाग्य पहले ही देख लिया हो। अल्पविराम। विक्रम को अब भी इस बात का एहसास नहीं था कि वह परिवार के जासूसी मंत्र का शिकार हो चुका है। जब वह स्पिरिट गैदरिंग पवेलियन से बाहर निकला तब तक आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। वहां पहले से ही लोग उसका इंतजार कर रहे थे। लिटिल ग्रीन अभी भी उसकी बाह पर मंडरा रहा था, मानो उसने कुछ महसूस किया हो। उसने फुफकारा और विक्रम वहीं रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसके पीछे चल रहे लोग विक्रम का पीछा करते रहे, लेकिन वे उससे और भी दूर होते जा रहे थे। आखिरकार वे उपनगरों के घने जंगल में पहुंच गए थे। ये स्पष्ट रूप से शाओ परिवार के पास वापस जाने का रास्ता नहीं था। जब वे असमंजस में थे, तभी आगे चल रहे विक्रम अचानक रुक गए और गहरी आवाज में बोले, तुम इतने लंबे समय से मेरा पीछा कर रहे हो और खुद को छिपाए हुए हो। अब समय आ गया है कि तुम बाहर आकर मुझसे मिलो, है ना? वे चारों चौंक गए। उन्हें लगा था कि वे शक्तिशाली हैं और छिपने में माहिर हैं। तर्क के हिसाब से विक्रम के लिए उन्हें खोज पाना असंभव होना चाहिए था, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसने उन्हें बहुत पहले ही खोज लिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बाहर घूमने के लिए आमंत्रित करूं? जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, एक हरी रोशनी तेजी से गुजरी। ये लिटिल ग्रीन थी जो उसकी बाह पर मंडरा रही थी, और उसने उन पर जोरदार हमला कर दिया। वे अप्रस्तुत थे और उनके पास खुद को प्रकट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पिछली खबरों के अनुसार उन्हें पता था कि विक्रम के पास अग्नि तत्व से युक्त उत्परिवर्तित रेड लुवान है और वह बहुत शक्तिशाली है। उसने इससे निपटने के लिए विशेष रूप से जल तत्व से युक्त जादुई खजाना लाया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसके पास एक पालतू जानवर, हरा सांप भी है। ऐसा लगता है कि उसकी शक्ति भी कम नहीं थी। विक्रम के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में 4 अलग अलग स्थानों पर 4 दुबले पतले लोग खड़े थे, जिन्होंने उसे घेर रखा था। समूह के नेता ने कर्कश आवाज में पूछा, तुमने हमें कैसे ढूंढा? विक्रम ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने उदासीनता से कहा, आप चारों मेरे बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं। शाओ परिवार के लोग अपनी बात से मुकरने में माहिर होते हैं। ये सुनकर वे चारों व्यक्ति क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने केवल एक क्रूर मुस्कान दिखाई। अब तुम केवल शब्दों से ही खेल सकते हो। कुछ ही समय में तुम एक बर्फीली लाश बन जाओगे। ये सुनकर विक्रम घबराया या डरा नहीं। इसके बजाय उसने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, क्या ऐसा है? उन चारों ने और अधिक शब्द व्यर्थ नहीं करना चाहा। उन्होंने बड़ी सहज समझ के साथ आक्रमण शुरू किया। अदम्य तीव्रता वाली आध्यात्मिक शक्ति की 4 धाराएं एक के बाद एक आगे बढ़ीं। वे आपस में इस प्रकार जुड़ गईं कि आकाश और पृथ्वी को ढकते हुए विक्रम को अपने घेरे में ले लिया। वह वहीं खड़ा रह गया, बचने का लगभग कोई रास्ता नहीं था। चारों ओर फैली जानलेवा आभा उग्र थी, जिससे तेज हवा के झोंके उठ रहे थे जो घास और पेड़ों को हिला रहे थे, जिससे वे डोल रहे थे। मनुष्य की आधी ऊंचाई का लंबा पेड़ एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया।
कोई कल्पना कर सकता है कि अगर कोई गलती से उसे छू ले तो क्या होगा। इस समय विक्रम एक अथाह सागर में तैरती हुई छोटी नाव की तरह था। कोई भी लहर उसे और उसके लोगों को निगल सकती थी। मुझे लगा था कि वह बहुत शक्तिशाली होगा, लेकिन वह बस औसत दर्जे का है। उन चारों ने तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरी और विक्रम के टुकड़े टुकड़े होते देखने का इंतजार करने लगे ताकि वे वापस आकर इसकी सूचना दे सकें। जैसे ही वे विक्रम को जानलेवा प्रहार करने वाले थे, उन्हें लगा कि आध्यात्मिक ऊर्जा थोड़ी सुस्त पड़ गई है। यह अनुभूति क्षणिक थी, इसलिए उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आध्यात्मिक प्रकाश की कई किरणें एक साथ फूट पड़ीं और विक्रम के शरीर पर पड़ीं। हालांकि दर्पण में खिले फूल या पानी में तैरते चंद्रमा की तरह वह अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। ऐसा लगा मानो वह हवा में वाष्पित हो गया हो और अपने पीछे केवल हल्के हरे रंग की गैस का एक पिंड छोड़ गया हो। उन चारों ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें विक्रम की परछाई भी नहीं दिखी। क्या हुआ? वह क्यों चला गया? जब वे असमंजस में थे, तभी उनके बगल से विक्रम की रहस्यमयी आवाज आई, तुम लोग बस ठीक ठाक हो। नन्हे ग्रीन ने अपनी पूंछ को किसी दिव्य अजगर की तरह लहराया। उसके हरे शल्क अतुलनीय रूप से नुकीले थे, मानो तेज धार वाले ब्लेड हों जो उनके चेहरों पर वार कर रहे हों, जिससे वे चक्कर खाकर बेहाल हो गए। जब उन्होंने अपनी आंखें फिराकर देखा, तो पाया कि वह जानवर पहले ही उनके पीछे चक्कर लगा चुका था। ये कैसे संभव है? वे इतने हैरान थे कि कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कुछ समय पहले से ही उनके चारों ओर हल्के हरे रंग की गैस की एक परत दिखाई दे रही थी। ये गैस लिटिल ग्रीन के शरीर के रंग से मिलती जुलती थी। उनके चेहरों पर लगे घावों पर लगा खून भी हल्का हरा रंग का था। उनमें से कुछ को अंततः एहसास हुआ कि वे लिटिल ग्रीन के भ्रम में फंस गए थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन्हें इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला था। सभी लोग सावधान रहें। ये सांप लोगों को भ्रमित करने वाला वातावरण बना सकता है। इतना ही नहीं, उस हरी धुंध में जहर भी था। यह उनके शरीर में रक्त के प्रवाह के साथ फैल गया। जब तक उन्हें इसका एहसास हुआ, तब तक उनकी गति कुछ पल के लिए धीमी हो चुकी थी। धिक्कार है, तुमने सचमुच हमें चुपके से जहर दे दिया। उनमें से कुछ ने जोर जोर से गालियां दी। विक्रम ने मासूमियत से कहा, लिटिल ग्रीन तो वैसे भी जहरीली है। भले ही मैंने तुम्हें जहर दिया हो, ये बिल्कुल जायज है। उस दैत्य की आंखों में चमकीली हरी रोशनी कौंध गई। लिटिल ग्रीन ने अचानक अपना मुंह खोल दिया। विक्रम को केंद्र मानकर हल्का हरा कोहरा तेजी से चारों दिशाओं में फैल गया, जिससे कई रस्सियां बन गईं और उन चारों को जकड़ लिया। अंतिम दृश्य में एक साधारण लकड़ी की तलवार थी जो उनकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। अध्याय 92, वो सचमुच जीवित वापस आया। अनुवादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन, संपादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन। विक्रम के अभी भी वापस न आने पर बलवंत और बाकी लोग चैन से नहीं बैठ सके। समीर जाग चुका था। बाद में जो कुछ हुआ उसे जानकर उसे बहुत पछतावा हुआ। अगर मैं उस समय अपना गुस्सा काबू में रख पाता तो शायद इनमें से कुछ भी नहीं होता। मैंने न सिर्फ बड़े भाई बाई को फंसाया, बल्कि अब ये भी पता नहीं कि बड़े भाई लिन जिंदा हैं या मर गए हैं। सबने उसे दिलासा दिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे भी तुमने उस समय कुछ कहा भी नहीं था। लवीश और बाकी लोग ही हद से आगे बढ़ गए थे और उन्होंने ही हमले की शुरुआत की थी। हम भी मजबूर होकर वहीं फंस गए थे। समीर ने कड़वी मुस्कान बिखेरी। मैंने जो किया है उसकी जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगा। अगर हालात बेकाबू हो गए तो मैं हे परिवार के पास जाकर सीनियर ब्रदर लिन और बाकी लोगों के बदले में अपना जुर्म कबूल कर लूंगा। सारा दोष मैं अकेले ही लूंगा। चूंकि तुम जा ही रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। बाकी सब भी वैसे ही थे। जैसे ही कोई बोलता कई लोग जवाब देने लगते। आखिर बलवंत के खिलाफ लवीश ने साजिश रची थी और उसकी लड़ने की शक्ति क्षीण हो गई थी। अगर विक्रम आगे न आता तो उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। अब जब ये परिवार उनसे मिलने आया तो विक्रम ने आगे बढ़कर पहल की। वे ये दिखावा नहीं कर सकते थे कि कुछ हुआ ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि ही परिवार इतना शक्तिशाली है। मुझसे यह मत कहो कि वे हम सभी को वहां हिरासत में ले लेंगे। भीड़ में जोश भरा माहौल था। जैसे ही वे विक्रम के बारे में पूछने के लिए हे परिवार की ओर दौड़ने वाले थे, शिक्षकों ने चिल्लाकर कहा, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। शिक्षकों ने इस बात से असहमति जताई। पहली बात तो ये कि विक्रम उनकी अकादमी का छात्र नहीं था। इतना बड़ा जोखिम उठाने और हे परिवार को नाराज करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा अगर विक्रम को सच में कुछ हो जाता तो उनका जाना बेकार होता। शायद कोई विवाद भी हो जाता। हे परिवार को उनकी जान की जरा भी परवाह नहीं थी।
शाओ परिवार का रवैया यहाँ स्पष्ट था। जाहिर है वे उनके लिए खड़े नहीं होंगे। जब वह समय आएगा तो उनके पास तर्क करने के लिए कोई सहारा भी नहीं होगा। अगर हे परिवार के मन में विक्रम के प्रति दुर्भावना है तो तुम्हारे जाने का क्या फायदा। हो सकता है कि तुम्हें भी उसके साथ ही भुगतना पड़े। खूनी हकीकत सबके सामने थी। हालांकि ये शिक्षक विक्रम के कार्यों के लिए आभारी थे, फिर भी उनके मन में कुछ स्वार्थ भी था। वे नहीं चाहते थे कि उनके अकादमी के शिष्य व्यर्थ बलिदान दें। इसके अलावा उनकी बात भी तर्कसंगत थी। एक पल के लिए सभी दुविधा में पड़ गए। अगर वे नहीं जाते तो यह अनैतिक प्रतीत होता। आखिरकार विक्रम उन्हीं की वजह से खतरनाक स्थिति में था। अगर वे जाते तो संभवतः वे कुछ भी नहीं बदल पाते। वास्तव में वे व्यर्थ बलिदान भी दे सकते थे। क्यों न हम जाकर शाओ परिवार से विनती करें। अगर वे आगे आ जाएं, तो शायद इस मामले में कुछ बदलाव आ सके। भूल जाओ, वे तो बस मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। क्या तुम उनका पिछला रवैया नहीं देख सकते। हमारे लिए उन्हें हे परिवार से दुश्मनी मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी ठीक नहीं है, वह भी ठीक नहीं है। हम और क्या कर सकते हैं। हम यहाँ यूं ही इंतजार नहीं कर सकते, है ना। सबकी निगाहें बलवंत पर टिक गईं। बड़े भाई बाय, आप ही बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। बलवंत की निगाहें शांत थीं, मानो उनकी आंखों में बर्फ जम रही हो। वह बेहद ठंडे लग रहे थे। मैं अकेला जाऊंगा। हालांकि वह बाहर से बेहद ठंडा दिखता था और ऐसा लगता था कि उसके करीब आना आसान नहीं है, लेकिन वास्तव में वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने दोस्तों के लिए खड़ा होता था और उनके प्रति बेहद वफादार था। ये सुनकर सभी लोग सहमत नहीं हुए। बड़े भाई बाय, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपके घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं और आपका लवीश से सीधा टकराव हुआ था। वह आपको कैसे जाने दे सकता है। अगर आप अभी चले गए तो आप शेर के मुंह में फंसे मेमने की तरह होंगे। आप वापस नहीं लौट पाएंगे। हम शाओ परिवार से दोबारा विनती क्यों नहीं करते। जल्द ही अकादमी के शिष्यों के एक समूह ने समरसेन से मिलने का अनुरोध किया। जब समरसेन को इन लोगों के आने का मकसद पता चला तो उसने ताना मारते हुए कहा, ये लोग खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। क्या उन्हें लगता है कि इतने सारे लोगों के कहने पर मैं जाकर उन्हें बचा लूंगा। कहीं विक्रम ही मेरे बेटे का हत्यारा तो नहीं। अगर वह ऐसा नहीं भी होता तो भी समरसेन को एक तुच्छ व्यक्ति के लिए हे परिवार को उकसाने की कोई जरूरत नहीं थी। जाओ और उनसे कहो कि मैं एकांत साधना कर रहा हूं और मेरे लिए इन मामलों से निपटना सुविधाजनक नहीं है। एकांत साधना से बाहर आने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। नौकरों के जवाब सुनकर अकादमी के शिष्य समझ गए कि यह समरसेन का बहाना था। उन्होंने उसे कल देखा था, लेकिन आज वह एकांत साधना कर रहा था। वह किसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। बलवंत ने धैर्यपूर्वक कहा, कृपया हमें फिर से रिपोर्ट करें। आखिरकार एक व्यक्ति का जीवन दांव पर लगा है। यदि मास्टर शाओ हमारी मदद करने को तैयार हैं तो हम निश्चित रूप से उनके आभारी होंगे। जब शाओ परिवार के शिष्यों ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत तिरस्कारपूर्ण भाव प्रकट किया। हमारे स्वामी ने दया दिखाई है और आपको राजधानी आने की अनुमति दी है। सीखने और एक दूसरे से मिलने जुलने का इतना अच्छा अवसर होने के बावजूद अगर आप इसकी कद्र नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हर जगह परेशानी खड़ी कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि हम आपकी सफाई करें। आप बस सपने देख रहे हैं। ये शब्द बिल्कुल भी विनम्र नहीं थे और शिष्यों का समूह थोड़ा परेशान हो गया। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। साफ तौर पर लवीश ने ही पहले गड़बड़ की थी। इसमें हमारी गलती कैसे हो गई। शाओ परिवार उन्हें लंबे समय से नीचा समझता था। आखिर वे एक छोटे से कस्बे से आए थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि समरसिंह ऐसा क्यों करेगा। ये तो बस समय और ऊर्जा की बर्बादी थी। अपनी हैसियत और ताकत का सही आकलन न करने की गलती तुम्हारी ही है। इसके बजाय तुमने दूसरों से सीधे टकराव करने पर जोर दिया। अब जब कुछ हो चुका है तो तुम मदद मांग रहे हो। ये सुनकर सभी को बहुत गुस्सा आया। तीसरे, चौथे और बाकी सभी बुजुर्ग खबर सुनते ही दौड़ पड़े। उन्होंने उपहास उड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें थोड़ी इज्जत दूंगा। ज्यादा लालच मत करो, वरना तुम्हें वहीं वापस जाना पड़ेगा जहां से तुम आए हो। ये शब्द बिल्कुल भी विनम्र नहीं थे। सभी को बहुत गुस्सा आया। उन्हें पहले कभी इतना दुख नहीं हुआ था। ठीक उसी समय जब वे थोड़ा चिंतित और क्रोधित महसूस कर रहे थे, तभी एक ठंडी पुरुष आवाज कुछ संदेह के साथ सुनाई दी। आप सब यहाँ किस लिए खड़े हैं। सबको लगा जैसे उन्हें कुछ सुनाई दे रहा हो। क्या हो रहा है। मुझे लगता है मैंने बड़े भाई लिन की आवाज सुनी। मुझे लगता है मैंने भी इसे सुना था। बुजुर्गों का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो।
विक्रम के अलावा और कौन हो सकता था। अध्याय 93 सुरक्षित वापसी। अनुवादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन। संपादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन। बड़े भाई लिन। सभी लोग उमड़ पड़े। विक्रम चारों ओर से घिर गया था। उसे सुरक्षित और बिना किसी चोट के देखकर अन्य छात्रों के दिलों की चिंता आखिरकार शांत हो गई। उन्होंने आपके लिए मुश्किलें तो नहीं खड़ी की, है ना? बड़े भाई लिन को सुरक्षित वापस देखकर बहुत खुशी हुई। हम सभी आपके बारे में बहुत चिंतित थे और बड़े भाई बाई ने तो ये भी कहा था कि वह आपको ढूंढने जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर उन्होंने आपको वापस जाने की अनुमति क्यों दी, सीनियर ब्रदर लिन? सभी लोग इतनी बातें कर रहे थे कि विक्रम उनकी उत्सुकता सहन नहीं कर पा रही थी। तीसरे बुजुर्ग और अन्य लोगों को उम्मीद नहीं थी कि विक्रम बिना किसी चोट के वापस आ जाएगा। हे परिवार, उसे इतनी आसानी से क्यों जाने देगा? मैं लवीश के स्वभाव को जानता हूँ। हालांकि उसकी साधना शक्ति अच्छी है, लेकिन वह संकीर्ण मानसिकता वाला और प्रतिशोधी है। तर्कसंगत रूप से वे उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तीसरे बुजुर्ग ने पूछे बिना नहीं रह सका, क्या हे परिवार ने आपके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं की? विक्रम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्यों? मुझे सुरक्षित लौटते देख लगता है तीसरे बड़े को बहुत निराशा हुई है। उनके व्यंग्यपूर्ण लहजे में फटकार सुनने के बाद तीसरे बड़े शर्मिंदा दिखे और उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये परिवार के सदस्यों का व्यक्तित्व बदल गया हो? जब किशन और बाकी लोग दरवाजे पर आए तो वे बहुत आक्रामक थे। सभी को साफ दिख रहा था कि वे विक्रम और बाकी लोगों को तुरंत सजा देना चाहते थे। भला किसने सोचा होगा कि विक्रम बिना किसी चोट के वापस लौट आएगा? उन्होंने ठंडे भाव से देखा जब भीड़ विक्रम को उस आंगन तक ले गई जहां वह आराम कर रहा था। जब विक्रम अपने कमरे में लौटे तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। एक छोटा भाई दौड़ता हुआ आया और एक कुर्सी लेकर आया। बड़े भाई लिन, आप यात्रा से थक गए होंगे, जल्दी आराम कीजिए। उनकी गर्मजोशी भरी और कृतज्ञता से भरी मुस्कान देखकर विक्रम को मना करने में शर्म आ रही थी। जैसे ही वह बैठे, उनके बगल में बैठे किसी व्यक्ति ने तुरंत एक चाय का प्याला उठाया। बड़े भाई लिन, ये ड्रैगन वेल की चाय है जो बारिश से ठीक पहले बनाई गई है। जल्दी से चखिए। कुछ लोग तो उसके कंधे और पैरों की मालिश भी करना चाहते थे। विक्रम ने लगभग सहज ही उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी हरकतों पर हंसे या रोए। ठीक है, आप लोगों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे दूसरों के ऐसा करने की आदत नहीं है। जब सबको पता चला कि उनकी हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर थीं, तो वे शर्म से अपना सिर खुजलाने लगे। सीनियर ब्रदर लिन, हम आपके बहुत आभारी हैं। हम बस अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। अगर आपको इसकी आदत नहीं है तो भूल जाए। ये तो पता नहीं चला कि कौन हंसा, लेकिन सबकी हंसी कभी तेज तो कभी धीमी हो गई। इस घटना के बाद सबके बीच की दूरी काफी कम हो गई। वैसे सीनियर ब्रदर लिन, क्या लवीश जाग गया है? विक्रम ने सिर हिलाया। नहीं तो, हे परिवार, मुझे इतनी आसानी से कैसे जाने देता? समीर थोड़ा हैरान था, लेकिन अगर ऐसा है तो लवीश के स्वभाव को देखते हुए वह इसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता है? वह कुछ कहना चाहता था लेकिन हिचकिचा रहा था। समीर का मतलब सब समझ गए। आखिरकार तब तो बस एक छोटी सी कहासुनी हुई थी। लवीश इतना क्रूर था कि वह उनकी साधना शक्ति को नष्ट करना चाहता था, और तो और विक्रम ने उसे लगातार 2 बार अपमानित किया था और उसकी बेइज्जती भी करवाई थी। वह विक्रम को कभी नहीं छोड़ेगा। ये देखकर कि सभी लोग कारण जानने के लिए इतने उत्सुक थे, विक्रम ने उन्हें हे परिवार में हुई घटना के बारे में बताना शुरू कर दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दरवाजे के पास से एक काली परछाई तेजी से गुजरी। क्या? तीसरे बुजुर्ग लगभग सदमे से अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। विक्रम ने सचमुच 7वीं श्रेणी की आत्मा को पुनः पूर्ति करने वाली गोली तैयार कर ली है। सिमर सिंह, जिसने अभी अभी सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वह एकांत साधना में है, अब मुख्य आसन पर बैठा था। अनेक उतार चढ़ावों का सामना करने के बावजूद ये खबर सुनकर वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्या आपने गलत सुना? विक्रम ने सचमुच यही कहा था। शाओ परिवार के शिष्य ने सिर हिलाया। मैंने गलत नहीं सुना, विक्रम ने सचमुच यही कहा था। उन्होंने एक लकड़ी का टोकन भी निकाला। मैंने उसे स्पष्ट रूप से देखा। उन्होंने कहा कि रसायन शास्त्री समीर ने उन्हें ये टोकन दिया था। ये सुनकर समर सिंह का चेहरा बदल गया। लकड़ी का कौन सा टोकन? इस पर बने पैटर्न बहुत सरल हैं। बीच में कोई पौधा जैसा दिख रहा है, लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता कि वह क्या है। उनकी आवाज में एक ठहराव आया, मानो उन्हें कुछ याद आ गया हो।
साथ ही मुझे हल्की हल्की दवा जैसी गंध भी आ रही है। जब उसने लकड़ी के टोकन का जिक्र किया तो समर सिंह को पूरा यकीन हो गया कि यह कीमियागर संघ का ही टोकन होगा। कोई इतना दुस्साहसी नहीं होगा कि कीमियागर संघ के लकड़ी के टोकन की नकल करने की हिम्मत करे। और तो और, अगर वह नकली भी होता तो उसकी अनोखी औषधीय सुगंध की नकल नहीं की जा सकती थी। ये तो कीमियागर संघ का प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। लगता है ये बच्चा वाकई भाग्यशाली है। कीमियागर चेन ने ही उसकी जान बचाई। समर सिंह और अन्य लोग भी समीर के अस्तित्व के बारे में जानते थे। वह राजधानी में एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। हालांकि ये सबसे आश्चर्यजनक बात नहीं थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वह वास्तव में 7वें दर्जे की आत्मा को पुनः पूर्ति करने वाली गोली बनाने में सक्षम था। वह वास्तव में एक ऐसी गोली बनाने में सक्षम था जिसे समीर भी नहीं बना पाया था। 7वें दर्जे की गोली की तो बात ही छोड़िए, 5वें दर्जे की गोली भी उस छोटी सी जगह में अपने चरम पर है। विक्रम में इतनी उच्च प्रतिभा कहाँ से आए? लगता है ये व्यक्ति वाकई थोड़ा विचित्र है। तो क्या हमें अब भी उन पर नजर रखना जारी रखना चाहिए? समर सिंह ने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल, हमें उन पर नजर रखना जारी रखना चाहिए। चौथे बुजुर्ग ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन अब जबकि विक्रम का कीमियागर संघ से संबंध है, तो क्या इससे हमारी आगे की योजनाओं पर असर पड़ेगा? समर सिंह ने सिर हिलाते हुए कहा, फिलहाल इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बस एक मामूली सी चीज है। अगर विक्रम 7वीं श्रेणी की आत्मा को पुनः पूर्ति करने वाली गोली बना भी लेता है तो क्या हुआ? शायद वह बस भाग्यशाली है। हालांकि ये दुर्लभ है, लेकिन सबसे कीमती नहीं है। हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी समर सिंह के मन में विक्रम के प्रति कुछ अजीब सी भावनाएं थीं। यदि विक्रम 7वें दर्जे की आत्मा को पुनः पूर्ति करने वाली गोली का निर्माण कर सकता है, तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि वह भविष्य में उच्च स्तर की गोलियों का निर्माण कर सकेगा। अध्याय 94, कीमियागर संघ की ओर से एक चुनौती। अनुवादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन, संपादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन। अगली सुबह विक्रम रसायन शास्त्री संघ के लिए रवाना होने को तैयार था। ये संघ पहाड़ के आधे रास्ते पर स्थित था। पहाड़ की चोटी साल भर बादलों से घिरी रहती थी। कहा जाता था कि रसायन शास्त्र की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली वाष्प के कारण ऐसा दृश्य दिखाई देता था। उसके आने पर समीर ने सिर हिलाया। तुम तो बिल्कुल समय के पाबंद हो, मेरे साथ चलो। विक्रम ने कुछ नहीं पूछा कि क्या हो रहा है। समीर भी चुप रही। दोनों एक के बाद एक आगे बढ़ते गए। चारों ओर हरे भरे पेड़ ही पेड़ थे। हर जगह विशाल प्राचीन वृक्ष थे। पेड़ों की लंटें इतनी घनी थीं कि उन्हें गिनना मुश्किल था। वहां काफी संख्या में हरे औषधीय पौधे भी थे। हालांकि उनकी किस्में विशेष रूप से कीमती नहीं थीं, फिर भी वे सड़क किनारे उगने वाली घास की तरह थीं। वे फलते फूलते और समृद्ध दिख रहे थे। समीर को जरा भी आपत्ति नहीं थी और उसने कहा, ये सभी पौधे एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा अनायास ही लगाए गए हैं। ये आसानी से उग जाते हैं। बोए गए बीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि एसोसिएशन के औषधीय खेत अलग हैं। ये सभी अत्यंत मूल्यवान औषधीय जड़ी बूटियां हैं जिनकी खेती लोग करते हैं। जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़ते गए, उनका दृश्य क्षेत्र विस्तृत होता गया। पर्वत चोटियों की परतें दिखाई देने लगीं। पर्वत शिखर का आकार मध्य में थोड़ा गोल था, मानो मुंह के ऊपर दो कान खड़े हों। इसके बगल में कुछ छोटे छोटे पर्वत शिखर थे जो 3 पैरों जैसे दिखते थे। दूर से देखने पर यह एक विशालकाय कड़ाही जैसा प्रतीत होता था। उसके सिर के ऊपर नीला आकाश एक अंतहीन कड़ाही के ढक्कन की तरह लग रहा था, जो पर्वत शिखर पर दबाव डाल रहा हो। बादलों से छनकर आती सुनहरी रोशनी एक अलग ही रंग बिखेर रही थी और आध्यात्मिक ऊर्जा धुएं और कोहरे की तरह धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। समीर ने मौका देखकर उधर देखा। विक्रम को शिखर की ओर घूरते हुए देखकर उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। इसे रसायन शास्त्र संघ का एक अद्भुत दृश्य भी माना जा सकता है। किंवदंती है कि प्राचीन काल में एक अत्यंत शक्तिशाली रसायन शास्त्र का साधक था। उसके द्वारा निर्मित सभी गोलियां स्वर्ग स्तरीय थीं। कहा जाता था कि वह मृतकों को जीवित कर सकता था और उसकी स्वयं की शक्ति भी अपार थी। लेकिन बाद में ऐसा लगा जैसे उसे कुछ सूझा हो और उसकी आवाज में ठहराव आ गया। विक्रम ने पूछे बिना नहीं रह सकी, फिर क्या हुआ? बाद में वह एक ऐसी गोली बनाना चाहता था जिससे लोग अमर हो सके और स्वर्ग में जा सकें। लेकिन भला ऐसी गोली दुनिया में कैसे हो सकती थी? ये निस्संदेह स्वर्ग के नियमों को चुनौती देने वाला काम था। इसलिए उस कड़ाही को नष्ट कर दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि यह पर्वत उसके टूटे हुए कड़ाहे का ही अवतार था।
विक्रम को ध्यान से सुनते हुए देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, यह महज एक किंवदंती है। कोई नहीं जान सकता कि यह सच है या नहीं। आखिरकार अमरत्व प्राप्त करना इतना आसान कैसे हो सकता है? साधना के मार्ग में अक्सर तरह तरह की कठिनाइयां आती हैं। अगर कोई सिर्फ एक गोली खाकर अमर हो सकता है तो क्या ये बच्चों का खेल नहीं होगा? विक्रम का नजरिया अलग था। नहीं तो इसे स्वर्ग को चुनौती देने वाला कार्य कैसे कहा जा सकता है? शायद दुनिया में ऐसी कोई दिव्य औषधि हो, लेकिन ये रसायन शास्त्र का साधक असफल रहा। फिर भी मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। कहते हैं कि साधना स्वर्ग से प्रतिस्पर्धा है, लेकिन क्या रसायन शास्त्र भी वैसा ही नहीं है? मनुष्यों को दिव्य कष्टों का सामना करना पड़ता था और दवाइयों को भी। ऐसा कहा जाता था कि दवाइयों के कष्टों के परिष्करण के बाद दवाइयों की गुणवत्ता उच्च स्तर तक बढ़ जाती थी और उनका प्रभाव बेहतर होता था। उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियों के परिष्करण के बाद ही औषधि संबंधी विपत्तियों का अस्तित्व सामने आया। विश्व में केवल कुछ ही रसायन शास्त्री ऐसे थे जो औषधि संबंधी विपत्तियों का सामना करने में सक्षम थे। हालांकि वे ऐसा बहुत कम करते थे और अधिकांश लोगों ने इसके बारे में केवल सुना ही था, इसे पहले कभी नहीं देखा था। विक्रम की बातें सुनकर समीर को ताजगी महसूस हुई और उसने उसकी और भी अधिक प्रशंसा की। आपने जो कहा वह सही है। सर्ववेदित है कि शक्तिशाली रसायनज्ञ फीनिक्स के पंखों की तरह दुर्लभ और अत्यंत सम्मानित होते हैं। हालांकि वे यह नहीं जानते कि इसमें शामिल कठिनाइयां और परेशानियां साधना के मार्ग से कम नहीं हैं। ये कहा जा सकता है कि समान स्तर पर और यहां तक कि निचले स्तर पर भी एक रसायनज्ञ को एक साधारण साधक की तुलना में अधिक लाभ होगा। इस तरह का स्वभाव होना आपके लिए वाकई बहुत फायदेमंद है। भविष्य में आप दवाइयों के शोधन के क्षेत्र में निश्चित रूप से और आगे बढ़ पाएंगे। समीर की प्रशंसा सुनकर विक्रम न तो अहंकारी हुआ और न ही अधीर। उसका चेहरा शांत था, जिसे देखकर समीर ने प्रशंसा में सिर हिलाया। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो अल्कमी एसोसिएशन पास ही में था। प्राचीन इमारतें उनके सामने खड़ी थीं और उनमें से हल्की सी औषधीय सुगंध भी आ रही थी। समीर ने अपने शरीर से एक जेड टोकन निकाला। इसका आकार और रूप रंग पहले दिए गए टोकन जैसा ही था, बस फर्क इतना था कि सामग्री अलग थी। इसके अलावा इस पर घास के 5 तिनके लगे हुए थे। ये प्रतीक हमारी पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। पहली से तीसरी कक्षा तक लकड़ी के प्रतीक होते हैं और चौथी से 8वीं कक्षा तक जेड के प्रतीक होते हैं। इन प्रतीकों पर बने पौधों की संख्या के आधार पर इनकी श्रेणी निर्धारित की जाती है। विक्रम ने अपने हाथ में मौजूद लकड़ी के टोकन को देखा। ये कीमियागर संघ में सबसे निचले दर्जे का टोकन था। समीर ने धीमी आवाज में निर्देश दिया, ये संगठन बहुत बड़ा है। मेरे पीछे आओ और इधर उधर मत भटको। तभी अचानक एक पुरुष की आवाज सुनाई दी, क्या तुम वही भगोड़ा समीर हो? तुमसे यहाँ कैसे मुलाकात हुई? मुझे लगा था कि तुम दुम दबाकर भाग जाओगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब भी एसोसिएशन में आने की हिम्मत करोगे। एक अधेड़ उम्र का आदमी उनकी ओर बढ़ा। उसके पास भी वही जेड टोकन था जो समीर के पास था। वह स्पष्ट रूप से 5वीं श्रेणी का कीमियागर था और उसके पीछे एक युवक चल रहा था। समीर गुस्से से आग बबूला हो गई। जीशान, अब मेरी बदनामी मत करो। तुम तो भगोड़े हो। जीशान ने तुरंत तिरस्कारपूर्ण मुस्कान बिखेरी। तुम भगोड़े हो या नहीं, ये तुम ही बेहतर जानते हो। मुझे ये बात जोर से कहने की जरूरत नहीं है। भले ही तुम अपनी इज्जत खोने का जोखिम उठा सकते हो, लेकिन मुझे ये बात जोर से कहने में शर्म आ रही है। मैं आपको बता दूं, मैं भगोड़ा नहीं हूं। मेरा शिष्य मुझे वह काम पूरा करने में मदद करेगा जो मैंने अभी तक पूरा नहीं किया है। ये कहने के बाद समीर ने विक्रम को बाहर खींच लिया। मैं हाल ही में इस पर कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। वह एक दुर्लभ प्रतिभा है जो 7वीं श्रेणी की आत्मा को पुनः पूर्ति करने वाली गोली को परिष्कृत कर सकता है। अध्याय 95 सब खत्म हो गया, उसे कुछ नहीं पता। अनुवादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन, संपादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन। ये सुनकर जीशान थोड़ा हैरान हुआ। उसने झिझकते हुए विक्रम को गौर से देखा। ये देखकर कि वह अभी केवल 20 वर्ष का ही था, उसके चेहरे पर तुरंत संदेह का भाव आ गया। सिर्फ वही 7वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करने के लिए आपको इस तरह डींग मारने की जरूरत नहीं है। आप इसे खुद भी परिष्कृत नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि आप किसी को भी लाकर संख्या पूरी करवा सकते हैं? समीर की निगाहों में गर्व झलक रहा था। जो लोग नहीं जानते थे वे सोचते कि 7वीं श्रेणी की गोली उसी ने बनाई है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। कौन जाने क्या तुम दोनों ने मिलकर साजिश रची थी।
तुम न सिर्फ भगोड़े बने बल्कि खुद को सही ठहराने के लिए तुमने इतना झूठा बहाना भी बनाया। ये हमारे कीमियागर संघ के लिए सरासर कलंक है। समीर इतना क्रोधित हुआ कि उसने दांत पीसते हुए कहा, अपनी बातों में हद से ज्यादा मत जाओ। जीशान ने आंखें घुमाई और एक शरारती मुस्कान बिखेरी। जब तुम्हें इतना भरोसा है तो क्यों न तुम अपने शिष्य को मेरे शिष्य से मुकाबला करवाकर देख लो कि तुम्हारी बात सच है या नहीं। क्रोध से अपना आपा खो चुके समीर ने बिना सोचे समझे कहा, चलो मुकाबला करते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? इसके अलावा उसे समीर पर पूरा भरोसा था। वह बाकी पिनों की तो बात ही छोड़िए, 7वीं पिन भी बना सकता था। अगर तुम हार जाते हो तो ये स्वीकार कर लेना कि तुम भगोड़े हो और स्वेच्छा से कीमियागर संघ से अलग हो जाना। अगर मैं हार जाता हूं तो भी यही नियम लागू होता है। ठीक है। समीर और जीशान की निगाहें हवा में मिलीं। पल भर में ही अनगिनत चिंगारियां उड़ने लगीं। दोनों ने ताली बजाई और शपथ ली। मैं इसके लिए उत्सुक हूं। जीशान ने गर्व भरी मुस्कान बिखेरी और अपने शिष्यों को पीछे पीछे ले गए। बस इसी तरह विक्रम समीर का शिष्य बन गया। समीर ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मैंने आपको यहां बुलाने के पीछे एक खास वजह है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी जगह ले सकते हैं। उसके शब्द थोड़े अस्पष्ट थे, जिससे विक्रम उलझन में पड़ गया। जीशान की कही बात याद करके उसने अनजाने में पूछा, उस भगोड़े के बारे में उसने अभी क्या कहा था? समय आने पर आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। विक्रम ने भौहें चढ़ाईं और अचानक थोड़ा सतर्क हो गई। जब तक तुम मुझे स्पष्ट रूप से नहीं बताओगे, मैं सहमत नहीं होऊंगी। आखिरकार वह और समीर एक दूसरे को थोड़े समय से ही जानते थे। हालांकि समीर उसे पसंद करती थी और उसने उसे ही परिवार में बचाया था, फिर भी यह एक अलग बात थी। हालांकि समीर के चेहरे पर चिंता के भाव थे। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, लेकिन इस मामले को आसानी से उजागर नहीं किया जा सकता। हालांकि चूंकि मैंने तुम्हें अपना शिष्य बना लिया है, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वरना मैं तुम्हें बचाता ही क्यों? जहां तक जीशान द्वारा बताए गए भगोड़े की बात है, वह एक दुर्घटना थी। उसकी बात मत सुनो। मुझे उस व्यक्ति से बहुत पुरानी दुश्मनी है। विक्रम की हठधर्मिता को देखते हुए समीर के पास कुछ जानकारी प्रकट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या तुम्हें हे परिवार की बात याद है? उन्होंने बताया था कि शहर के 5वीं श्रेणी और उससे ऊपर के सभी रसायन शास्त्रियों को शहर के स्वामी ने गुप्त रूप से बुलाया था। उन्हें उनके ठिकाने का पता नहीं था, है ना? विक्रम ने सिर हिलाया। मुझे ऐसा ही लगता है। दरअसल मुझे भी बुलाया गया था। उस समय मैं लगभग 6ठी श्रेणी के रसायनज्ञ के स्तर पर था। हालांकि कुछ विशेष कारणों से मैं अंत में उस स्तर तक नहीं पहुंच सका। किसने सोचा होगा कि जीशान इसका बहाना बनाकर मुझ पर हमला करेगा? समीर ने आह भरी और अतीत के बारे में बात करने लगी। वह और जीशान अच्छे दोस्त थे और दोनों ने एक साथ रसायन शास्त्री संघ में प्रवेश लिया। दुर्भाग्य से वे अलग अलग लोगों के मार्गदर्शन में थे। इसके अलावा जीशान संकीर्ण सोच वाला था और उसकी प्रतिभा उससे कम थी, इसलिए वे अक्सर खुलेआम और छिपकर एक दूसरे की तुलना करते रहते थे। परिणामस्वरूप उन दोनों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए और अंततः टूट गए। आज तक तो ये भी कहा जा सकता है कि वे एक दूसरे के दुश्मन थे। संक्षेप में, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन कुछ बातें आपको इसके बाद ही बताई जा सकती हैं। आखिरकार इसमें बहुत सी बातें शामिल हैं और आपकी वर्तमान पहचान के साथ आपको ये सब बताना उचित नहीं है। समीर ने विक्रम की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखते हुए कहा, मैं अभी तुम्हें बस इतना ही बता सकती हूँ। अभी तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा अवसर है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसे भुना पाते हो या नहीं। ये सब कहने के बाद विक्रम ने स्वाभाविक रूप से आगे पूछना बंद कर दिया। फिलहाल उसने कुल 3 प्रतिभाओं को विकसित किया था। इनमें से पशु वशीकरण सबसे उत्कृष्ट था। इसके अलावा लिटिल ग्रीन, लिटिल रेड, लिटिल ब्लैक और शक्ति संचरण प्रणाली भी थी। कहने की जरूरत नहीं है, यही उसकी मुख्य प्रतिभा थी। फिर उसने रसायन विद्या और तलवारबाजी की कला को जागृत किया। यद्यपि ये दोनों उपश्रेणियां थीं, लेकिन यदि वह इनका उचित प्रशिक्षण करे तो भविष्य में इनकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। जब से उसे तलवार अमर की विरासत और रुओशुई तलवार मिली है, तब से तलवार मकबरे में छिपी सभी तलवारें भी उसके शरीर में समाहित हो गई हैं। अब तक उसे यह नहीं पता था कि इस बंधन को तोड़कर इनका उपयोग कैसे किया जाए। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वर्तमान लाभ उसके लिए पर्याप्त थे। दूसरी ओर रसायन शास्त्र में उसका ज्ञान बिल्कुल शून्य था। औषधि बनाने के अलावा विक्रम को इससे संबंधित चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी।
उसके पास न तो कोई उच्च श्रेणी की औषधि बनाने की विधि थी और न ही कोई बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां। उसकी नींव कमजोर प्रतीत होती थी। इसके अलावा उसने पहले कभी कोई व्यवस्थित शिक्षा भी प्राप्त नहीं की थी। हो सकता है कि उसे रसायन शास्त्री संघ में कुछ अच्छी सामग्रियां मिल जाएं। इसलिए विक्रम ने समीर को मना नहीं किया। वह उसके पीछे पीछे औषधि बनाने वाले कमरे में गया। वहां कई बड़े बड़े बर्तन रखे थे। इसके अलावा वहां कई औषधीय पौधे भी थे। यह एक अद्भुत दृश्य था। अगर किसी से यह पूछा जाए कि राजधानी में औषधीय जड़ी बूटियों का सबसे बड़ा जमावड़ा स्थल उन औषधीय जड़ी बूटी की दुकानों के अलावा कहाँ है, तो वह निश्चित रूप से किमियागर संघ होगा। चूंकि आप 7वीं श्रेणी की आत्मा को पुनर्जीवित करने वाली गोली को परिष्कृत कर सकते हैं, इसलिए आपकी नींव काफी मजबूत होनी चाहिए। चलिए मैं आपके बुनियादी कौशल का परीक्षण करता हूँ। क्या आप आत्मा को आकर्षित करने वाली गोलियों, विस्फोट करने वाली गोलियों और ऊर्जा एकत्र करने वाली गोलियों को परिष्कृत करने के सूत्र जानते हैं? विक्रम ने अपना सिर हिलाया। समीर को लगा कि उसने जिन व्यंजनों का जिक्र किया है वे बहुत दुर्लभ हैं और उसने कुछ और आम व्यंजनों के बारे में बताया। भला किसे पता था कि विक्रम फिर भी अपना सिर हिला देगा। उन्होंने हार नहीं मानी और अपने पास रखी औषधीय जड़ी बूटियों की ओर इशारा करते हुए कहा, 7 सितारा बीज, चांदी के जंगल की घास, जुए मिंग और बिच्छू की पूंछ वाली घास ढूंढो। विक्रम को अभी भी पता नहीं था। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। समीर अविश्वास भरी निगाहों से विक्रम को देखती रही। उनके विचार में यदि विक्रम 7वीं श्रेणी की आत्मा को पुनः पूर्ति करने वाली गोली भी बना सकते हैं, तो इन चीजों की पहचान करना विक्रम के लिए बेहद आसान होना चाहिए। किसने सोचा होगा कि उसे कुछ भी नहीं पता था। आपने पहले गोलियों को कैसे परिष्कृत किया था? विक्रम ने सच्चाई से जवाब दिया, जब मैंने 7वीं कक्षा की आत्मा को पुनः पूर्ति करने वाली गोली बनाई थी, तभी परिवार ने सामग्री तैयार की थी। इससे पहले मैंने नुस्खे के अनुसार गोलियों को परिष्कृत भी किया था। समीर को बस यही महसूस हो रहा था कि उसकी सांसें रुक रही हैं। जब उसने जीशान के साथ होने वाली प्रतियोगिता के बारे में सोचा तो उसकी आंखें काली पड़ गईं। सब खत्म हो गया। उसके मन में बस यही एक विचार आया। अध्याय 96, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। दूसरी ओर किशन काफी समय से उन चारों के आने का इंतजार कर रहा था। यह अजीब है, वे इतने लंबे समय से गायब हैं लेकिन अभी तक वापस क्यों नहीं आए? तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो उस बदबूदार बच्चे से निपटने के लिए उनके पास काफी कुछ था। मैंने तो उनसे उस बदबूदार बच्चे के रेड लुवान बट का मुकाबला करने के लिए जल प्रकार की जादुई कलाकृतियां लाने को भी कहा था। लवीश को तुरंत थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। विक्रम के साथ हुई अपनी लड़ाई याद करके वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, वह व्यक्ति थोड़ा अजीब है। क्या उन चारों के साथ कुछ हुआ है? किशन ने सिर हिलाते हुए कहा, यह असंभव है। अगर कोई और होता तो किशन शायद आश्वस्त नहीं होता। ये चारों उसके खास आदमी थे और उनकी साधना का स्तर विक्रम से कई गुना ज्यादा था। एहतियात के तौर पर उसने उन्हें एक साथ हमला करने का आदेश भी दिया था। चाहे जैसे भी देखा जाए, विक्रम पंखों के सहारे भी नहीं बच पाता। जल्द ही खबर आई, उन्हें स्पिरिट गैदरिंग पवेलियन से कुछ ही दूरी पर घने जंगल में 4 शव मिले। किशन और लवीश के चेहरे के भाव बदल गए। लगता है हमने इस शरारती बच्चे को कमा का। लवीश ने दीवार पर मुक्का मारा, उसके चेहरे पर अनिच्छा के भाव थे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ताज़ा खबरों के अनुसार ये बदमाश पहले ही किमियागर संघ से मिल चुका है। हम फिलहाल उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार किमियागर संघ के क्षेत्र में उस पर हमला करना उचित नहीं होगा। लवीश चाहे कितना भी नाराज क्यों ना हो, उसे यही स्वीकार करना पड़ा। क्या हमें चाचा को इसके बारे में बताना चाहिए? किशन ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर थोड़ी सी शर्मिंदगी झलक रही थी। अगर हरीश को पता चल जाता कि वह उसकी पीठ पीछे काम कर रहा है, उसके आदेशों को नहीं मान रहा है और चुपके से विक्रम के साथ संबंध बना रहा है, तो उसे डांट पड़ना तय था। छोड़ो इसे, उसे न बताना ही बेहतर है। वैसे भी हम कामयाब नहीं हुए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर विक्रम को पता भी चल जाए कि हमने कुछ किया है, तो वो क्या कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो अब भी हमें ढूंढना चाहता हो? जब पिता और पुत्र आपस में बात कर रहे थे, तभी किशन की निगाहें ठंडी पड़ गईं। दरवाजे पर कौन है? सामने आओ। उसी समय एक शक्तिशाली शक्ति दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा अचानक खुल गया और एक दुबली पतली आकृति लड़खड़ाते हुए अंदर आए। वह हाथ में थाली लिए एक युवा नौकरानी थी। वह कांपते हुए बोली, गुरुजी, मैं युवा स्वामी ही को दवा पहुंचाने आया हूं। किशन की निगाहें किसी तेज तलवार की तरह उसके शरीर पर घूम रही थीं।
नौकरानी डर से कांप रही थी, जैसे कोई डरी हुई बटेर। वह जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तो फिर तुम चुपके से दरवाजे पर क्यों खड़े हो? नौकरानी। जब लवीश ने उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देख लिया तो उसने उदासीनता से कहा, पिताजी, यह मेरे कमरे में एक नौकरानी है। इसमें कुछ भी नहीं है। फिर किशन ने कहा, बस इतना ही काफी है। दवा यहाँ रख दो और चले जाओ। फिर नौकरानी सावधानी से चली गई। हालांकि शाम को जब आसपास कोई नहीं था, वह श्रेया के कमरे में प्रकट हुई। मुझे पता था कि इस बाप बेटे के गुस्से को देखते हुए वे उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं। हालांकि उसकी हिम्मत मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा निकली है। शुरू में जब श्रेया को पता चला कि लवीश की नसें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं और उनकी साधना का स्तर भी गिरने वाला है, तो वह विक्रम की बहुत आभारी हुई। तभी उसने शुरुआत में उनके लिए आवाज उठाई। लेकिन किसने सोचा होगा कि विक्रम सचमुच 7वीं श्रेणी की आत्मा को पुनः पूर्ति करने वाली गोली बना पाएगी। उसने शुरू में इसे नष्ट करने की इच्छा जताई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। तुरंत ही उसे थोड़ा अफसोस हुआ। स्वाभाविक रूप से उसने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। अब ऐसा लग रहा था कि इस मामले में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। ठीक है, तुम पहले वापस जा सकते हो। दूसरों को पता न चलने दो, वरना उन्हें शक हो जाएगा। नौकरानी जल्दी से चली गई, जबकि श्रेया मन ही मन हिसाब लगा रही थी। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। लवीश के चंगुल से बार बार बच निकलना और यहाँ तक कि हे परिवार से भी सुरक्षित निकल जाना इस व्यक्ति की ताकत का प्रमाण था। इसके अलावा अब वह रसायनशास्त्री संघ में भी शामिल हो चुका था। शायद मुझे उनसे संपर्क करना चाहिए। शायद वे मेरी मदद कर सकें। अल्पविराम। इस समय विक्रम को यह नहीं पता था कि श्रेया उसे निशाना बना रही है। वह फिलहाल औषधीय खेत में खरपतवार निकाल रहा था। समीर शायद उससे हैरान रह गया था। वह कुछ देर तक सदमे से उबर नहीं पाया। उसने उसे यूं ही एक काम सौंपा और उसे औषधीय पौधों का एक विश्वकोश थमा दिया। फिर वह चला गया। औषधीय क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था और आसपास कोई नहीं था। विक्रम ने कुछ देर सोचा और तीनों छोटे बच्चों को बुलाया। शायद लंबे समय से बाहर न निकले होने के कारण लिटिल ग्रीन, लिटिल रेड और लिटिल ब्लैक औषधीय खेत में उछलकूद करते हुए बहुत सक्रिय लग रहे थे। विक्रम ध्यान और साधना करने के लिए तैयार थे। औषधीय पौधों की वह किताब वे बहुत पहले ही भूल चुके थे। उन्होंने तीनों छोटे बच्चों से कहा, अगर कोई अजनबी पास आए तो मुझे याद दिलाना। लिटिल ग्रीन ने मानवीय भाव से सिर हिलाया। लिटिल ग्रीन और लिटिल रेड की साधना का स्तर पहले से ही बहुत ऊंचा था। लिटिल रेड आकाश में थी, इसलिए वह आसपास की हर चीज देख सकती थी। अगर कोई इस जगह के पास आता तो उसे सबसे पहले पता चल जाता। इसलिए विक्रम को बेहद राहत मिली। वह तुरंत ध्यान की अवस्था में चला गया और अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना बंद कर दिया। वह केवल तभी जागना बंद करता था जब उसकी जान खतरे में होती थी। हालांकि विक्रम ने ध्यान नहीं दिया कि थोड़ी ही दूरी पर हरी फलियों के आकार की आंखों का एक जोड़ा चुपचाप सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर बाद वे जमीन में घुस गए। जब विक्रम ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वह अपने सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। कभी साफ सुथरा दिखने वाला औषधीय खेत अब अस्त व्यस्त हो गया था। वे बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां या तो जड़ से टूट गई थीं, या उनकी जड़ें और पत्तियां अलग हो गई थीं। जमीन पर बिखरे हुए पत्ते पड़े थे और मिट्टी भी खुदी हुई थी। उस पर एक काला गड्ढा था, मानो वह किसी तूफान से गुजरा हो। क्या चल रहा है? लिटिल ग्रीन किसी कोने से बाहर आया। उसका रंग भूरा पड़ गया था। उसकी हरी पपड़ियां मिट्टी से ढकी हुई थीं। अध्याय 97, तबाह हुआ जड़ी बूटी का खेत। लिटिल ब्लैक की भी यही हालत थी। उसके काले कछुए के खोल पर पीली मिट्टी जमी हुई थी। लिटिल रेड की हालत थोड़ी बेहतर थी। सिर्फ उसके पंजे मिट्टी से ढके हुए थे। खेत में फैली अव्यवस्था और तीनों छोटे बच्चों की हालत देखकर विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। क्या तुम लोग खेतों में काम करते हो? उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वह समीर को इस स्थिति के बारे में कैसे समझाए। विक्रम की कनपटी अपने आप फड़कने लगी और उसे तुरंत अपने दिल में कुछ पछतावा महसूस हुआ। लिटिल ग्रीन की आंखों में अपराधबोध झलक उठा। हिस हिस उसने फुफकारा और अपनी जीभ बाहर थूकी, फिर जमीन पर इधर उधर भागने लगा। बगल में बैठा लाल लुवान पक्षी भी किसी बात से उत्तेजित हो गया और उसके पीछे भागने लगा। उसके नुकीले पंजे जमीन को खरोंच रहे थे। वे दोनों एक दूसरे का पीछा करते रहे। जड़ी बूटी के खेत में औषधीय पौधों का एक छोटा सा टुकड़ा बचा था, लेकिन अब वे सब मर चुके थे। कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ तक कि आखिरी पत्ते भी झड़ गए थे।
शायद लिटिल ब्लैक भी शामिल होना चाहता था, लेकिन उसकी चाल बहुत धीमी थी और वह लिटिल ग्रीन और लिटिल रेड की गति का मुकाबला नहीं कर सका। अंत में उसे एक काला गड्ढा मिला और उसने खुद को उसमें दबा लिया, केवल उसकी हरी फलियों के आकार की आंखें ही दिखाई दी। किसी को नहीं पता था कि इसका क्या मतलब था। विक्रम ने भावहीन होकर उनकी ओर देखा और लिटिल ग्रीन और लिटिल रेड की आशा भरी निगाहों से उसकी नजरें मिलीं। तो तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुमने खेलते खेलते इस जड़ी बूटी के खेत को ये सब कर दिया? लिटिल ग्रीन और लिटिल रेड ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही वे इसे दोबारा ढकने वाले थे, उन्हें एक कांपती हुई पुरुष की आवाज सुनाई दी। आप। समीर हाथ में औषधीय बर्तन लिए हुए आगे बढ़ा। इसके अलावा उसके पास अन्य उपकरण भी थे। जड़ी बूटियों के उस खेत को देखकर, जिसमें एक भी अच्छी जड़ी बूटी नहीं थी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा जैसे वह मतिभ्रम का शिकार हो रहा हो। क्या चल रहा है? विक्रम का चेहरा अचानक थोड़ा अजीब हो गया। दरअसल यह एक दुर्घटना थी। मेरा 100 साल पुराना 7 सितारा पोरिया कोकोस और बड़े सलीके से उगाया गया सिल्वर रिवर फ्रिटिलरी 5 रंगों वाला प्लेटिकोडॉन भी गायब हो गया। मैंने बैजी के फल देने के लिए कई मौसमों तक इंतजार किया। आखिर इस पर फल क्यों नहीं लगे? समीर की आवाज तेज होती गई, जिससे पास के पक्षी चौंक गए। विक्रम का चेहरा और भी ज्यादा दोषी भाव से भर गया। ये आमतौर पर बहुत आज्ञाकारी होते हैं। मुझे नहीं पता कि आज इन्हें क्या हो गया है। अगर कोई और होता तो समीर अब तक अपना आपा खो चुका होता। लेकिन सामने खड़ा व्यक्ति विक्रम था। वह उसे प्रशिक्षित करने पर ध्यान देना चाहता था। कुछ दिनों में उसे जीशान के शिष्य से उसकी जगह लड़ना होगा। समीर को गहरा संदेह था कि विक्रम को स्वर्ग से उसे हराने के लिए भेजा गया है। उसने गहरी सांस ली और कहा, छोड़ो इसे। तुम्हें जड़ी बूटी के खेत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ आओ। वह इस जगह से निकलने के लिए बेताब था। उसे डर था कि अगर उसने दोबारा उस अस्त व्यस्त जड़ी बूटी के खेत को देखा तो वह वहीं बेहोश हो जाएगा। उनके जाने के बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक भूतिया सी परछाई तेजी से गुजरी। वह बहुत छोटी और अस्पष्ट थी। पलक झपकते ही वह बगल के जड़ी बूटी के खेत में गायब हो गई। समीर विक्रम को जड़ी बूटी के खेत में और ज्यादा देर तक रहने देने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अगर तुम्हारी बुनियाद कमजोर है तो मेहनत से उसकी भरपाई हो जाएगी। मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार गोलियां बनाते देखा है। देखते हैं बाकी गोलियां बनाने में तुम कैसा करती हो। मैंने तुम्हारे लिए गोलियों के फॉर्मूले और सामग्री तैयार कर दी है। विक्रम को गोलियां बनाते देख समीर ने उसे बीच में ही रोक दिया। वह कहना चाहता था कि इतनी छोटी टूटी हुई कड़ाही निकालना वाकई तुच्छ बात है। आपको ये जानना चाहिए कि दवा बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला अच्छा बर्तन इस बात पर बहुत असर डालता है कि दवा सफलतापूर्वक तैयार हुई है या नहीं और उसका अंतिम प्रभाव कैसा होगा। ये दवा की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है। मुझे लगता है कि आपको इसे बदल देना चाहिए। अगर जीशान और बाकी लोग इसे देखते तो शायद वे कहते कि वह विक्रम को इस्तेमाल करने के लिए एक बेहतर कड़ाही भी नहीं दे सका और उसे ऐसी फटी पुरानी कड़ाही दे दी। उसके हाथ में चमकती रोशनी रंगों से लबालब थी। एक छोटा सा पारदर्शी बर्तन प्रकट हुआ। बर्तन के चारों ओर रहस्यमय आकृतियां लिपटी हुई थीं। शक्तिशाली सरनी संरचना के उतार चढ़ाव से यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। समीर के चेहरे पर पीड़ा के भाव झलक रहे थे। आप पहले इसका इस्तेमाल कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि यह आपके हाथ में मौजूद उस छोटे काले बर्तन से कहीं बेहतर होगा। किसने सोचा होगा कि विक्रम सचमुच अपना सिर हिलाकर उसकी अच्छी मंशा को नकार देगा। मैं इस कड़ाही का इस्तेमाल करने का आदी हो चुका हूं। अगर कोई और कड़ाही होती तो शायद सुविधाजनक न होती। इसके अलावा क्या मैं इससे 7वीं श्रेणी की आत्मा को पुनः पूर्ति करने वाली गोली नहीं बना पाया था? मुझे लगता है इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसकी जिद देखकर समीर ने और कुछ नहीं कहा। उनकी निगाहों के सामने विक्रम ने शांत भाव से गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उन्होंने कम गुणवत्ता वाली गोलियां चुनी थीं, इसलिए उन्हें परिष्कृत करना मुश्किल नहीं था। विक्रम की शारीरिक क्रियाएं थोड़ी अटपटी थीं, लेकिन आग पर उनका नियंत्रण अत्यंत निपुण था। विक्रम की हथेली में जलती लौ को देखकर ऐसा लगा मानो वह साधारण लौ हो जिसमें कोई तापमान न हो। फिर सुनहरी और लाल रोशनी आपस में गुंथी हुई, जिससे हल्का सा दबाव प्रकट हुआ, लेकिन साथ ही उसकी असाधारणता भी झलक रही थी। समीर ने उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सकी, ये किस प्रकार की ज्वाला है? मेरे पालतू जानवर की सहजीवी ज्वाला। समीर ने सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर किसी साधारण व्यक्ति को भी दुर्लभ ज्वाला मिल जाए तो उसे भी इसके अभ्यस्त होने में कुछ समय लगेगा।
इससे आपको बहुत सारी परेशानी से मुक्ति मिल गई। महाद्वीप पर कई दुर्लभ ज्वालाएं पाई जाती थीं। कुछ कम श्रेणी की और कुछ उच्च श्रेणी की दुर्लभ ज्वालाएं थीं। यदि कोई ज्वाला को वश में करके अपने शरीर में संग्रहित करना चाहता था तो उसे एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ती थी। यदि ज्वाला सौम्य श्रेणी की होती तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जंगली प्रकार की दुर्लभ ज्वाला किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर सकती थी और यहां तक कि जानलेवा भी हो सकती थी। हालांकि गोलियों को परिष्कृत करते समय ज्वाला अपरिहार्य थी। ज्वाला जितनी उच्च श्रेणी की होती थी, गोली की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होती थी। इसलिए कुछ रसायन शास्त्री दुर्लभ ज्वाला के साथ जुड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार रहते थे। विक्रम की तरफ सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, इसलिए अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। इससे समीर को कुछ राहत मिली। हालांकि विक्रम की बुनियाद मजबूत नहीं थी, लेकिन मौजूदा हालात से पता चलता था कि उसकी व्यावहारिक क्षमता बुरी नहीं थी। तो फिर आप यहाँ धीरे धीरे अभ्यास कर सकते हैं। मैं पहले जड़ी बूटी के खेत में जाऊंगी। समीर ने अपने तबाह हो चुके जड़ी बूटी के खेत के बारे में सोचा और उसका दिल कांप उठा। इस समय उपकरण कक्ष में केवल विक्रम ही गोलियां बना रहा था। उसके बगल में कई बड़े बड़े बर्तन भी रखे थे। संभवतः इनका उपयोग अभ्यास के लिए किया जाता था और ये विशेष रूप से मूल्यवान नहीं थे। हे। इसी क्षण उसे अचानक हंसी की एक जोरदार आवाज सुनाई दी। अध्याय 98, वो मूर्ख जो अचानक कहीं से प्रकट हुआ। शांत और खाली रसायनशाला में अचानक जोरदार हंसी गूंज उठी। ये वाकई डरावना था। विक्रम ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई और नहीं दिखा। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, कौन है? हंसी अचानक रुक गई और उसे शक होने लगा कि कोई उसके साथ शरारत कर रहा है। छोटा काला बर्तन हवा में तैर रहा था। विक्रम को पता नहीं था कि यह उसका भ्रम था या कुछ और, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सतह का रंग काफी फीका पड़ गया है। ऐसा लग रहा था मानो उसके चारों ओर लिपटी काली परत की कुछ परतें उतर गई हों। उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे उसमें कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। हे। ठीक उसी क्षण हंसी की आवाज फिर गूंज उठी। इस बार इसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। विक्रम ने आवाज का पीछा किया और ये देखने के लिए पास गई कि आखिर कौन इतना उब रहा है। आवाज रसायन शास्त्र कक्ष के एक कोने से आ रही थी। वहां बेकार चीजों का ढेर लगा हुआ था। वह जगह अस्त व्यस्त लग रही थी और रोशनी बहुत कम थी। जैसे ही विक्रम पास पहुंचा, भीतर से एक काली परछाई निकली। उसने हवा में तैरते छोटे से बर्तन की ओर इशारा किया और लगातार हंसने लगी। उस व्यक्ति के बाल बिखरे और गंदे थे। पता नहीं कितने समय से उसने बाल नहीं धोए थे। वे खरपतवार की तरह उलझे हुए थे। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था और उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। विक्रम ने फिर पूछा, तुम कौन हो? आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने भी यही सवाल पूछा। उसने अपनी उंगलियां चूसी और विक्रम को तीखी निगाहों से घूरने लगा। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह हवा में तैरती हुई छोटी टूटी हुई भट्टी को घूर रहा था। कड़ाही, उस व्यक्ति ने चीखते हुए कहा। फिर उसने दोबारा ताली बजाई और अपने हाथों से हवा में बेतरतीब इशारे किए। कितना बड़ा कड़ाहा! क्या तुम इसमें कोई जादुई गोली बनाने जा रहे हो? उसकी अस्पष्ट बातों को सुनकर विक्रम असमंजस में पड़ गया। उसने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वह अपने आप से कुछ बुदबुदा रहा था और विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बुदबुदा रहा है। विक्रम ने ध्यान से सुना। वह बस कड़ाही, दवा बनाना और भाग जाओ जैसे शब्द बोल रहा था। वह बार बार सुन रहा था, लेकिन वाक्य समझ में नहीं आ रहे थे। वह मूर्ख जैसा दिख रहा था। हालांकि विक्रम थोड़ा हैरान था। भला रसायन शास्त्र संघ जैसी जगह पर कोई मूर्ख क्यों प्रकट होगा? वह मूर्ख तो बड़े सलीके से पेश आया। बाहर आने के बाद वह बस खुद से ही बातें करता रहा। फिर उसने विक्रम को घूरना शुरू कर दिया। उसकी निगाहें अलौकिक थीं और किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ देख रहा है। ये देखकर विक्रम को उसकी परवाह नहीं रही। वह गोलियां बनाने में लगा रहा। उसकी हथेली से निकलती ज्वालाओं से पूरा हॉल जगमगा उठा। ऐसा लग रहा था मानो कोई छोटा सूरज उग रहा हो। टूटी हुई छोटी भट्टी हवा में तैर रही थी और किसी गर्म रंग से चमक रही थी। बहती हुई रोशनी घूमने लगी और कड़ाही के ऊपर एक लेख प्रकट हुआ। पल भर में वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। विक्रम को भी इसका पता नहीं चला, लेकिन उसके बगल में बैठे मूर्ख ने ये सब देख लिया। उसकी आंखों की पुतलियों की गहराई में एक छोटी सी लौ तैरती हुई प्रतीत हो रही थी, जो धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। विक्रम को दवा की हल्की सी खुशबू आ रही थी।
गोली बनने ही वाली थी कि तभी उसे एक बेहद तीखी चीख सुनाई दी। वह इतना चौंक गया कि उसके हाथ थोड़े कांपने लगे। आह! उसके बगल में बैठा शांत स्वभाव का मूर्ख अचानक किसी चीज से उत्तेजित हो गया। वह पागलों की तरह चिल्लाया और अपना सिर दीवार पर पटकने लगा, जिससे जोर जोर से आवाजें निकलने लगीं। अरे, तुम्हें क्या हुआ है? विक्रम को डर था कि कहीं उसे कुछ हो न जाए, इसलिए उसने जल्दी से उसे रोक दिया। तभी उसने देखा कि उस मूर्ख के शरीर का तापमान भयानक रूप से अधिक था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंगारे जल रहे हों, और ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी धुआं निकल रहा हो। उस मूर्ख का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था और उसके चेहरे पर दर्द के भाव साफ दिख रहे थे। उसका सिर पसीने से तर था और बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे। जैसे ही विक्रम मदद के लिए पुकारने ही वाला था कि अचानक उस मूर्ख ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसका चेहरा धूल से सना हुआ था। कोई नहीं जानता था कि उसका असली रूप क्या था, लेकिन उसकी आंखें भयानक रूप से चमकदार थीं। उनमें धुंधली सी जलती हुई लपटें दिखाई दे रही थीं। विक्रम की नजरें काली सफेद आंखों के उस जोड़े पर पड़ीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये किसी मूर्ख की नजरें हैं। ये आंखें इतनी स्पष्ट और तीक्ष्ण थीं मानो उनकी नजरों से कुछ भी छिप नहीं सकता था। हालांकि अगले ही पल वह अपने पुराने रूप में लौट आया। मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम सबसे बड़े भाई हो। उस मूर्ख ने विक्रम की कलाई को कसकर पकड़ लिया। उसकी ताकत लोहे के चिमटे जितनी थी। फिर उसने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, आप ही सबसे बड़े भाई हैं। जिसके पास ये कड़ाही है वही सबसे बड़ा भाई है। बड़े भाई, आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। विक्रम खुद को छुड़ाना चाहता था। हैरानी की बात यह थी कि मूर्ख का हाथ बिल्कुल नहीं हिला। इस बार उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन मूर्ख का हाथ मानो उसकी कलाई से चिपक गया था। नहीं, आप सबसे बड़े भाई हैं। ये कड़ाही आपकी है। गुरुजी ने ऐसा कहा है। नहीं, गुरुजी कहाँ है? मेरा स्वामी कौन है? वह मूर्ख फिर से बेतुकी बातें करने लगा, जिससे विक्रम थोड़ा भ्रमित हो गया। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे और फिर अचानक उस मूर्ख ने उसका हाथ छोड़ दिया। गुरुजी गायब हैं। मैं गुरुजी को ढूंढने जा रहा हूं। वह अचानक दरवाजे की ओर दौड़ा और अपने पीछे कुछ फेंक दिया। यह मेरे बड़े भाई के लिए उपहार है। जब तक विक्रम ने उसका पीछा किया तब तक वह जा चुका था। ये वाकई अजीब था। बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। पल भर में वह मूर्ख बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसका आना और जाना अत्यंत रहस्यमय था। विक्रम ने अपने हाथ में रखी वस्तु को देखा। यह एक गंदी चीनी मिट्टी की बोतल थी जिसका रंग दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर भी उसने उसे खोलकर देखा। उसकी हथेली में कुछ सुनहरी गोलियां लुढ़क रही थीं और एक अजीब सी औषधीय सुगंध हवा में तैर रही थी, साथ ही एक समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा भी थी। सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक ऊर्जा की गोलियां। इनका सेवन करने से साधना में तीव्र वृद्धि होती है और इसका प्रभाव स्थायी होता है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। बाहरी दुनिया में यह एक अनमोल वस्तु है। एक गोली की कीमत 1000 सोने के सिक्कों के बराबर है, बोतल की कीमत तो अलग ही है। विक्रम की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। तभी आध्यात्मिक ऊर्जा फैलना बंद हुई। हाथ में पकड़ी गोली को देखकर उसकी आंखों में हैरानी के भाव छा गए। वह मूर्ख कौन था और उसके पास इतनी कीमती गोलियां क्यों थीं? अध्याय 99, एक विचित्र मूर्ख। विक्रम की मौजूदा क्षमता के साथ वह निश्चित रूप से ऐसी गोली नहीं बना सकता था। यह बाजार में बेहद दुर्लभ थी और कहा जा सकता है कि यह संयोग से ही मिल सकती थी। भला कोई मूर्ख इसे कैसे हासिल कर सकता था? यह ऐसी वस्तु थी जिसे चुराया भी नहीं जा सकता था, लूटना तो दूर की बात है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस मूर्ख ने इसे खुद ही परिष्कृत किया हो, है ना? विक्रम ने अपना सिर हिलाया, उसे यह विचार कुछ हास्यास्पद लगा। एक मूर्ख न केवल पागल था, बल्कि उसकी बातें भी बेतुकी थीं। इस हालत में अगर वह गोलियां बना भी ले तो यह एक समस्या होगी कि वे खाने योग्य होंगी या नहीं। उसने गोलियों को सावधानीपूर्वक छिपा दिया ताकि दूसरों को पता न चले। इस समय उसमें से एक अजीब सी गंध आई, मानो कुछ जल गया हो। तभी विक्रम को एहसास हुआ कि वह अभी भी गोलियां बना रहा था। उसने अपना सिर घुमाकर पीछे देखा। टूटी हुई छोटी भट्टी की काफी समय से देखभाल नहीं की गई थी। अंदर मौजूद औषधीय पौधे काफी समय पहले जलकर काले हो चुके थे। उनके औषधीय गुण पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। जो बचा था वह एक विकृत गेंद थी। वह नहीं जानता था कि यह क्या है, लेकिन देखने में यह थोड़ी दयनीय लग रही थी। समीर ने अभी अभी जड़ी बूटी के क्षेत्र से जुड़े काम निपटाए थे।
उनके लिए इस बड़े झटके को स्वीकार करना आसान नहीं था। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वे ये देखना चाहते थे कि विक्रम दवाइयां कैसे बना रहे हैं। संभवतः उन्होंने अब तक ये काम पूरा कर लिया होगा, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विक्रम उन्हें फिर से इतना बड़ा झटका देंगे। क्या यही वो गोली है जिसे आपने परिष्कृत किया है? समीर ने उस काली वस्तु को देखा और महसूस किया कि वह उसकी आंखों को कुछ चुभ रही है। गोली तो दूर की बात, कोई भी उसे जहर समझेगा। दो लगातार घटनाओं ने उसे इस बात पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया कि विक्रम को चुनना सही था या गलत। शुरुआत से लेकर अब तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। क्या ये हो सकता है कि 7वें दर्जे की शक्तिवर्धक गोली बनाने में आपको इतनी सफलता भाग्य से ही मिली हो? समीर ने बड़ी मुश्किल से पूछा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने ऐसा सवाल पूछा। विक्रम ने समझाया, नहीं, अभी गोली बनाते समय मेरा ध्यान भंग हो गया था। एक पल के लिए मैंने तापमान और भट्टी पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं असफल हो गया। क्या यहाँ कोई मूर्ख है? उसके बाल बहुत लंबे हैं और उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। वह पागलों जैसी बातें करता है। समीर ने राहत की सांस ली। तो यही वजह है। मुझे तो लगभग लगा था कि तुम इतनी साधारण सी दवा की गोली भी नहीं बना सकते। जब उसने विक्रम को इस मूर्ख के बारे में पूछते सुना तो उसे थोड़ा अजीब लगा और उसने कहा, मूर्खली आमतौर पर पहाड़ की चोटी पर रहता है। वह आज दवा बनाने वाले कमरे में क्यों आया है? समीर की बातों से विक्रम को आखिरकार पता चला कि इस मूर्ख का उपनाम ली था। उसकी मूर्खता और सनक के कारण सब उसे मूर्ख ही कहते थे। उसने कोई खंडन नहीं किया और बस मुस्कुरा दिया। ये पता फैल गया। नतीजतन किसी को भी उसका पूरा नाम पता नहीं चला। क्या वह मूल रूप से सदस्य था? कीमियागर संघ ने उसे क्यों शामिल किया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके कुछ रिश्तेदार यहाँ रहते हों? समीर ने सिर हिलाकर अपनी अनभिज्ञता जाहिर की, मैं भी उसकी पहचान नहीं जानता। वैसे भी जब मैं यहाँ पहुंचा तो वह पहले से ही यहाँ था। मूर्ख ली अकेला था, उसके कोई रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं? वह पहाड़ों और मैदानों में इधर उधर भटकता रहा और किसी ने उसकी परवाह नहीं की। ये सुनकर विक्रम और भी हैरान रह गया। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो कीमियागर संघ कोई दान पुण्य संस्था तो नहीं थी। भला वे एक ऐसे मूर्ख को कैसे शरण दे सकते थे जिसकी पहचान और इतिहास एक रहस्य था? हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि वह कभी यहाँ का सबसे प्रतिभाशाली सदस्य था। उसके बाद ऐसा लगता है कि उसे किसी तरह का सदमा लगा और वह इस तरह पागल हो गया। अध्यक्ष को उस पर दया आई, इसलिए उन्होंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। वैसे तो मूर्खली थोड़ा सनकी है, लेकिन आमतौर पर बहुत शांत रहता है। वह एक ही जगह पर बैठा रहता है और बाहर नहीं निकलता। ज्यादा से ज्यादा वह कुछ ऐसा कह देता है जो लोगों को समझ नहीं आता और जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती। बाकी लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समीर की कहानी सुनने के बाद विक्रम के मन में संदेह और भी गहरा होता चला गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, कीमियागर संघ में ऐसे कौन से कुछ गिने लोग हैं जो अत्यंत उच्च कोटि की आध्यात्मिक ऊर्जा की गोली बना सकते हैं? समीर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। कितने? एक होना ही काफी है। पूरे रसायनशास्त्री संघ में केवल अध्यक्ष ही इसे परिष्कृत कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने लंबे समय से ऐसा नहीं किया है। मूर्ख ली द्वारा दी गई अत्यंत उन्नत किस्म की दवाइयों के बारे में सोचकर, जो कि पूरी एक बोतल थी, विक्रम की जिज्ञासा मूर्खली के प्रति और भी बढ़ गई। हालांकि वह समीर को इसके बारे में नहीं बता सकता था, अन्यथा वह और मूर्खली दोनों खतरे में पड़ जाते। खजाना रखने के लिए दूसरों की हत्या करना आम बात थी। रसायन शास्त्री संघ में भी सतर्क रहना बेहतर था। विक्रम को मूर्खली के बारे में काफी चिंतित देखकर समीर ने कहा, वह तो बस एक मूर्ख है। आप तो काफी चिंतित दिख रहे हैं। विक्रम ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे बस थोड़ी जिज्ञासा है। पहले तो मुझे लगा कि वह यहाँ का शिष्य है। समीर मुस्कुराए और उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया। मेरे आंगन में अभी भी काफी खाली कमरे हैं। अगर आप यहाँ नहीं रहना चाहते तो एसोसिएशन में बहुत सारे कमरे हैं। पढ़ाई की सुविधा के लिए क्या आप शाओ परिवार से यहाँ आना चाहेंगे? ये शब्द विक्रम के दिल को छू गए। आखिर शाओ परिवार में बहुत सारे लोग थे और बहुत से लोग उन पर नजर रख रहे थे। उसके लिए यह असुविधाजनक होगा। यद्यपि रसायन विद्या संघ में काफी संख्या में लोग थे, फिर भी इसका क्षेत्रफल बहुत विशाल था। इसके अलावा पहाड़ पर और पहाड़ की तलहटी में अनेक वृक्ष थे। यदि कोई ध्यानपूर्वक प्रयास करे तो साधना के लिए उपयुक्त स्थान अवश्य मिल जाता था। ये बात शाओ परिवार को बताना समीर के लिए उससे बेहतर होगा।
शाओ परिवार उसे जाने से मना नहीं करेगा, इसलिए विक्रम बिना किसी झिझक के सहमत हो गया। शाओ परिवार को ये खबर मिली। हालांकि वे कुछ हद तक अनिच्छुक थे, लेकिन उनके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समर सिंह का चेहरा भाव-भंगिमाओं से भरा हुआ था। मुझे इस विक्रम से इतनी अच्छी किस्मत की उम्मीद नहीं थी। वह सचमुच रसायन शास्त्री संघ में प्रवेश कर गया। तीसरे बुजुर्ग को कीमियागर संघ में किसी का पता था, इसलिए उन्होंने असहमति जताते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर वो ऐसा करता है? वो समीर तो सिर्फ 5वीं श्रेणी का रसायन शास्त्री है। मैंने सुना है कि उसने जीशान की चुनौती भी स्वीकार कर ली है। प्रतियोगिता जल्द ही होगी, लेकिन फिर भी हमें इस व्यक्ति पर ध्यान देना होगा। मुझे लगता है कि वह साधारण व्यक्ति नहीं है। अब तक उन्हें हत्यारे का पता नहीं चल पाया था। समर सिंह की आंखें उदास थीं। अब सबसे जरूरी है कि हत्यारे को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। इतने दिन बीत गए, लेकिन हमें एक भी व्यक्ति नहीं मिला। चाहे हम कोई भी तरीका अपनाएं, हमें उसे अगले महीने ढूंढना ही होगा। अध्याय 100, गोलियां लो, स्तर बढ़ाओ। समीर को शायद कोई अत्यावश्यक संदेश मिला था। उसने विक्रम को रसायन शास्त्र संघ छोड़ने से पहले बुनियादी बातों का अध्ययन करने को कहा। विक्रम ने उसे पहाड़ पर आधे रास्ते तक छोड़ा, लेकिन वह जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते से दवा बनाने वाले कमरे में वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वह पहाड़ के पीछे घने जंगल में चला गया। अन्य स्थानों की तुलना में यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में नहीं थी, इसलिए यहाँ औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे भी अधिक नहीं थे। आसपास ज्यादा लोग भी नहीं थे। संभवतः कोई भी उसे यहाँ साधना करते हुए नहीं देख पाता। विक्रम को पिछली बार फूलली द्वारा दी गई दवा की गोलियों की याद आई, इसलिए उसने उन्हें लेने के लिए एक सुनसान जगह ढूंढने का फैसला किया। आखिर अगर किसी ने उसे गलती से देख लिया तो वह चाहे कुछ भी कह पाए, उसका कोई बचाव नहीं होगा। उसने दवा की गोलियां खोली और एक तेज औषधीय सुगंध उसकी नाक में घुस गई। उसका पूरा शरीर झकझोर गया, और यहां तक कि लिटिल ग्रीन, लिटिल रेड और लिटिल ब्लैक के चेहरे पर भी ईर्ष्या के भाव आ गए। उन्हें भी इसे आजमाने की तीव्र इच्छा हुई। लिटिल रेड की आंखें और हाथ बहुत फुर्तीले थे। उसने विक्रम के हाथ से एक टुकड़ा ले लिया, लेकिन विक्रम ने उसे रोक दिया। तुम लोग इसे नहीं खा सकते। ऐसा नहीं था कि विक्रम कंजूस था और उन्हें ये देना नहीं चाहता था। बात बस इतनी थी कि उसके पास साधना प्रदान करने की एक प्रणाली थी। अगर ये गोलियां उसे निगलने के लिए दी जाती, तो इनका असर अधिकतम होता और दोनों पक्षों को लाभ मिलता। लिटिल रेड ने अनिच्छा से गोलियां उसके हाथ में रख दी। विक्रम ने उसके धधकते लाल पंखों को सहलाया। अच्छे रहना, मैं बाद में तुम लोगों को अपनी साधना सिखाऊंगा। तीनों बच्चों को दिलासा देने के बाद विक्रम ने गोली निगल ली। तुरंत ही उसके दांतियान में एक गर्म ऊर्जा का प्रवाह दौड़ गया। ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर किसी गर्म झरने में गिर गया हो। उसके शरीर के हर रोम छिद्र खुल गए और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह उसके शरीर में लगातार बढ़ता गया। साथ ही एक अजीब सी खटास और सूजन का भी एहसास हुआ। यह आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा उनके शरीर की नसों का बाहर की ओर फैलना था। यदि विक्रम की नसें नदियों के समान थीं, तो यह विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा एक महासागर के समान थी। यह उनके शरीर से भी बाहर बह रही थी। सुनहरी ऊर्जा हवा में तैरने लगी। आतिशबाजी की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा की हल्की हल्की किरणें चमकने लगी और विक्रम के शरीर को घेर लिया। आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग ठोस रूप ले चुकी थी। उसके बगल में पत्तियों पर अनगिनत छोटे छोटे प्रकाश के कण बिखरे हुए थे। साधारण दिखने वाले ये पौधे भी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठे थे। उनके बगल में नन्हा हरा और नन्हा लाल, बेकाबू होकर दौड़ते हुए जंगली घोड़ों की तरह इन प्रकाशों का पीछा कर रहे थे और उन्हें अपने वश में कर रहे थे। धीमी गति से चलने वाली छोटी काली चिड़िया भी अपना छोटा सा सिर बाहर निकालकर थोड़ा थोड़ा करके खाने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि उस ऊर्जा का प्रवाह सीधे गोली निगलने जितना असरदार नहीं था, फिर भी कुछ न होने से बेहतर था। वे दोनों चिड़ियाएं खूब आनंद ले रही थीं। विक्रम द्वारा गोली के प्रभाव को पूरी तरह से पचा लेने के बाद उसके चारों ओर की सुनहरी रोशनी लगभग गायब हो गई थी। डिंग, मेजबान ने 5 वर्षों की खेती का अनुभव लिटिल ग्रीन को सौंप दिया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 10 बार वापसी सफलतापूर्वक शुरू हो गई है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेजबान को 50 वर्षों का साधना अनुभव प्राप्त हो चुका है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग, मेजबान ने लिटिल रेड को 7 वर्षों की साधना सौंपी है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 9 बार वापसी सफलतापूर्वक शुरू हो चुकी है। मेजबान को 63 वर्षों का साधना अनुभव प्राप्त है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दिव्य ड्रैगन स्विशिंग टेल का स्तर बढ़ गया है।
कास्टिंग क्लाउड्स एंड रेन का स्तर बढ़ गया है। ड्रैगन रोर 9 हेवंस का स्तर बढ़ गया है। लिटिल रेड ने धधकती ज्वालाओं से आकाश को जला दिया। लिटिल रेड ने ब्लेजिंग ट्री सिल्वर फ्लावर प्राप्त किया। लिटिल रेड ने हेलफायर प्राप्त किया। अल्पविराम। जब वे तीनों हवा में तैर रहे थे तब हरे, लाल और काले रंग की रोशनी एक के बाद एक हवा में लकीरें बना रही थी। यदि कोई इस समय किसी ऊंची जगह पर खड़ा होता तो वह निश्चित रूप से देखता कि विक्रम के स्थान पर अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ था। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा पर्वत के किसी भी अन्य स्थान से कहीं अधिक थी। दुर्भाग्यवश ये क्षणिक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आकाश का वह छोटा सा हिस्सा अंधेरा हो गया था। बड़े बड़े बादल तेजी से इकट्ठा होकर आकाश में जम गए थे। वे वास्तव में धुंधले रूप से एक अजगर की आकृति बना रहे थे। अजगर की दहाड़ से पहाड़ी जंगल हिल उठा और हवा भी नम हो गई। पेड़ों की शाखाओं पर पानी की छोटी छोटी बूंदें गिर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई असली अजगर बादल और बारिश बरसा रहा हो। विक्रम ने देखा कि लिटिल ग्रीन का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके सिर पर लगे दो छोटे सींग भी काफी बड़े हो गए थे। हालांकि वह अभी भी छोटा और सुंदर दिख रहा था, लेकिन उसका आकार पहले से दोगुना हो गया था। इस समय उसे अभी भी असली ड्रैगन नहीं माना जा सकता था। उसका रूप बाढ़ के ड्रैगन से थोड़ा मिलता जुलता था। उसके शरीर पर मौजूद शल्क पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और चमकदार हो गए, मानो बारिश के बाद आसमान साफ हो गया हो। साथ ही वे और भी नुकीले और कठोर हो गए। विक्रम ने अनुमान लगाया कि अगर वह लिटिल ग्रीन द्वारा गिराए गए शल्कों को इकट्ठा कर ले तो शायद उनसे एक अच्छा आक्रमणकारी जादुई यंत्र बनाया जा सकता है। एक स्पष्ट चीख सुनाई दी, मानो वह किसी नन्हे फीनिक्स पक्षी की कोमल पुकार हो। हवा में लाल रोशनी तेज हो गई और तापमान भी काफी बढ़ गया। लिटिल रेड को केंद्र मानकर ऐसा लग रहा था मानो एक छोटा सा सूरज धीरे धीरे उग रहा हो। विशाल ज्वाला ने देखते ही देखते लिटिल रेड को निगल लिया और एक पक्षी की धुंधली सी आकृति दिखाई दी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और ज्वाला जैसे जैसे धीरे धीरे पीछे हटती गई और उसके पंखों के दोनों किनारों से चिपकती गई, ऐसा लगा मानो उसमें एक अत्यंत आध्यात्मिक शक्ति समाहित हो। ऐसा लग रहा था मानो वह पक्षी सूर्य की ज्वालाओं से उत्पन्न हुआ हो और उसके पंख भी ज्वालाओं के आकार के थे। विक्रम ने गौर किया कि लिटिल रेड का शरीर पहले से कहीं अधिक बड़ा हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसकी पूंछ के पंखों पर कुछ नए पंख उग रहे थे। ये नए उगे पंख बेहद खूबसूरत थे। सुनहरी और लाल रोशनी आपस में इस तरह गुंथी हुई थी मानो उन पर आग की लपटें अंकित हो गई हों। वे बेहद चमकदार और आकर्षक थे। लिटिल रेड की पुतलियां लाल और थोड़ी काली थीं। उसकी पुतलियों में काला रंग धीरे धीरे कम होता जा रहा था और लाल रंग में बदल रहा था। यह एक ऐसे मानिक की तरह थी जिसे अभी तराशा नहीं गया था। अब यह अपनी पूरी भव्यता दिखाने लगी थी। उसकी गर्दन भी पतली और लंबी हो गई थी। जब वह अपने पंख फैलाती थी तो अपने साथ गर्म हवा का झोंका लाती थी। उठती हुई लपटें मानो सब कुछ जला देने की क्षमता रखती थीं। लिटिल रेड अब सिंदूरी पक्षी जैसी दिखती थी। सबसे ज्यादा बदलाव लिटिल ब्लैक में आया था। आखिरकार लिटिल ब्लैक सबसे बाद में आया था और उसका साधना स्तर भी सबसे कम था। लिटिल ग्रीन और लिटिल रेड से बहुत पीछे न रह जाने के लिए विक्रम ने उसे कई बार साधना प्रदान की थी। इस बार उसे ही सबसे अधिक साधना प्रदान की गई थी। उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया और उसका कछुए का कवच मोटा और भारी हो गया। उस पर प्राचीन आकृतियां बनी हुई थीं। विक्रम ने उसे ध्यान से देखा। ये आकृतियां एक दूसरे को काटती हुई और बिखरी हुई थीं और बहुत ही नियमित ढंग से फैली हुई थीं। इन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो यह कोई नक्शा हो। विक्रम जितना ज्यादा इसे देखता गया उतना ही उसे लगा कि यह मिलता जुलता है। हालांकि खोल के किनारे थोड़े धुंधले हो गए थे और पैटर्न वहीं रुक गए थे। उसने अनुमान लगाया कि अगले विकास के समय पैटर्न आगे बढ़ेंगे और तब वह इसे और ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाएगा। उसने आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग करके लिटिल ब्लैक को हिलाने की कोशिश की। विक्रम तुरंत अचंभित रह गया। हालांकि लिटिल ब्लैक का आकार काफी बढ़ गया था, लेकिन उसका वजन उसकी छवि से कहीं अधिक था। अगर वह लिटिल ब्लैक को बाहर फेंक देता तो जो लोग सतर्क नहीं होते उनके गंभीर रूप से घायल होने की पूरी संभावना थी। विक्रम ने लिटिल ग्रीन के पुराने शल्कों का इस्तेमाल करके कछुए की पीठ पर खरोंच लगाने की कोशिश की। वह एक निशान भी नहीं छोड़ सका। इससे यह साबित हो गया कि लिटिल ब्लैक के कछुए के कवच की सुरक्षा किसी ग्रैंडमास्टर के हमले को रोकने के लिए पर्याप्त थी। लिटिल ब्लैक ने एक बहुत ही व्यावहारिक कौशल भी सीख लिया था। उसने अपने शरीर को ही अपना क्षेत्र बनाकर एक सुरक्षात्मक कवच बना लिया।
इसके अंदर मौजूद सभी जीव, जिनमें वह स्वयं भी शामिल था, सुरक्षित रहे। इसका इस्तेमाल आक्रमण और बचाव दोनों के लिए किया जा सकता था। इसे गुप्त हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। खतरे के समय ये छिप भी सकता था। ये बेहद सुविधाजनक था। यह विक्रम के पास एक और जीवन रक्षक कौशल होने के बराबर था। ये नाजुक क्षणों में चमत्कार कर सकता था।